हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर स्टडिंग अबाउट एंजाइम्स। हम एंजाइम्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके टाइप्स और उसके टाइप ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस. दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड कैटलाइज ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. सबसे पहले एंजाइम्स का नेचर क्या होता है? एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं. दे कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन. वो कैटलाइज करते हैं, मतलब कि वो बायोलॉजिकल रिएक्शन जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं. बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. वो कहीं पे भी रिएक्शन में यूज़ नहीं होते. अगर आप यहाँ पिक्चर देखो तो देयर इज़ अ एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, लेटर ऑन सबस्ट्रेट चेंज हुआ प्रोडक्ट में. दैट मीन्स जो हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था हमें मिल गया. प्रोडक्ट मिलने के बाद ये एंजाइम एज इट इज़ फ्री हो गया क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट रिलीज हुए एंड द एंजाइम इज एज इट इज़ फ्री विच कैन बी फर्दर यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि हर एक रिएक्शन का जो एंजाइम होगा वो स्पेसिफिक होगा. Now, characteristics of enzymes. Enzymes are proteins that catalyze the biochemical reactions by lowering the activation energy. तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये प्रोटीन्स हैं, ये कैटलाइज करते हैं. कैटलाइज मतलब कि ये इंक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को, बट दे डू नॉट देमसेल्फ पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. एंड हाउ डू दे वर्क? ये करते क्या है? इनका मेन काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना. एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शंस बट डू नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करते, सिर्फ स्पीड को इंक्रीज करते हैं. All the enzymes known till now are proteins with a unique three-dimensional structure. एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं. आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा कि प्रोटीन का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अल्फा शीट, बीटा शीट, 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर्स. तो जो एंजाइम्स होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर में फंक्शनल होते हैं. ये एक्टिव तभी होंगे जब 3D स्ट्रक्चर में होंगे. अगर बाय एनी चांस ईदर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई pH या अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से इनका 3D स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए और ये ओपन हो जाए तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं. So they are functional in their 3D structure that provides an active site for binding the other molecules. क्योंकि 3D structure में they have a site where the substrate get bind. They are required in minute quantity. बहुत कम quantity में चाहिए होते हैं. The enzyme remain unaffected at the end of the reaction. ये हमने अभी डिस्कस कर लिया. The enzyme molecule is much larger than the molecule of its substrate. enzyme का molecule substrate के molecule से बड़ा होता है. तभी enzyme में एक specific site होती है जहाँ के substrate bind करता है. Enzyme facilitate the coupling of energy releasing exergonic reaction to energy requiring endogonic reaction. ये काफ़ी बार कपलिंग से भी काम करते हैं. मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे हो रहे हैं जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. नाउ द एनर्जी विच इज़ रिलीज इन वन टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूटिलाइज टू कैटलाइज द अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन. सो कपलिंग से भी रिएक्शंस को पेयर अप करते हैं. Enzyme control the overall metabolic function of the cell by speeding up the reaction rate. They do not affect the equilibrium and remain unaffected at the end of the reaction. The reactant bind to a specific site. जो reactant है, जो हमारा substrate है, वो एक specific site पे, जिसको हम active site बोलते हैं, वहाँ bind करता है. A specific site on the surface of enzyme molecule called active site. Enzyme show specificity. Enzyme बहुत ज़्यादा specific होते हैं for their substrate as well as for the reactions. Various factors such as temperature, pH, concentration of enzyme, concentration of substrate affect the rate of enzyme catalyzed reactions. टेम्परेचर पे, pH पे, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन या सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिएक्शन को अफेक्ट करती है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली. सम एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल फैक्टर फॉर देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़. कुछ एंजाइम को एडिशनल फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिनको हम बोलते हैं को फैक्टर्स. को फैक्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है. अनदर थिंग इज एलोस्टेरिक एंजाइम्स. एलोस्टेरिक एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एक्टिव साइट होती है. सो एलोस्टेरिक एंजाइम हैव मोर देन वन एक्टिव साइट विच मे बी लोकेटेड ऑन द सेम सब यूनिट और ऑन डिफरेंट सब यूनिट. इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस द एंजाइम एक्टिविटी. तो एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एक्टिव साइट होती है, मतलब कि वहाँ पे दो डिफरेंट सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकते हैं और फिर वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी हो सकता है कि अगर एक सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो उसकी वजह से दूसरी एक्टिव साइट डिस्टॉर्ट हो जाएगी, दूसरा बाइंड नहीं करेगा. माइकलिस मेंटन डिराइव्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन. ये एंजाइम काइनेटिक्स के लिए माइकलिस मेंटन ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करी थी जिससे उन्होंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्शन रेट के बीच का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा था कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है.
The substrate concentration for enzyme kinetics showing the relationship between these two is a hyperbola. ये जो curve होता है वो एक hyperbola होता है. The kinetics of allosteric enzyme show a sigmoidal curve. This we will discuss in detail when we will do enzyme kinetics. The detection and estimation of enzyme can be done by using various techniques. अगर हमें enzyme को estimate करना है, find out करना है, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम measure कर सकते हैं कि कितना substrate product में convert हो रहा है. So in short, the properties of enzymes are required in small amount, they are highly specific, they are efficient catalysts. क्योंकि ये क्या है, enzymes are basically catalysts in biological system. They speed up the reaction, they work at optimum pH temperature. Their mechanism is controlled by various mechanisms and stopped by various organic and inorganic compounds. एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सपोर्ट करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, और काफ़ी सारे इनहिबिटर्स भी होते हैं. The action of enzyme follows lock and key mechanism. However, enzyme action is inhibited by certain organic molecule called inhibitors. हम enzyme action के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे there are two mechanisms. One of them is lock and key mechanism. और उसके बाद inhibitors भी एक there are class of compounds which are called inhibitors. Inhibitors का word itself mean कि किसी चीज़ को inhibit करना, किसी चीज़ को block करना. तो inhibitors are those class of compounds जो enzyme की activity को block करते हैं. So this was all about the properties of enzymes. आप इसमें से जितनी हो सके, काफ़ी सारी रिपीटेड भी हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी. एटलीस्ट 5 या 6 तो आप आराम से याद कर सकते हो. The next thing is enzyme classification. Enzymes are divided into 6 functional classes and are classified on the basis of type of reaction they catalyze. तो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन वो कैटेलाइज कर रहे हैं उसके बेसिस के पे एंजाइम की 6 कैटेगरीज है. एंड ये 6 कैटेगरीज आपको एज इट इज़ इसी ऑर्डर में नंबर वाइज याद करनी है कि फर्स्ट कैटेगरी इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकेंड इज ट्रांसफरेज, थर्ड हाइड्रोलेज, फोर्थ लाइजेज, फिफ्थ आइसोमरेजेस एंड सिक्स्थ लाइगेज. So you have to learn the names in this order only because आपको पता होना चाहिए हायर क्लासेस में या वैसे वन वर्क्स में ये भी आ जाता है कि थर्ड ग्रुप कौन सा है एंजाइम का या फिफ्थ ग्रुप कौन सा है एंजाइम का. So the first one, oxidoreductase. The name oxidoreductase, the enzyme oxidoreductase catalyzes the oxidation reaction where electrons tend to travel from one molecule to other. Oxidoreductase नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है. तो ये कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैवल होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब भी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट ट्रांसफरेज एंजाइम करता है ट्रांसफ़र, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे. हाइड्रोलिसिस एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को बाय एडिंग वाटर टू कीप द बॉन्ड एंड हाइड्रोलाइज इट. नेक्स्ट इज लाइजेस भी वाटर ऐड कर रहे हैं, CO2 या अमोनियम, तीनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड्स और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड. तो या तो ये वाटर CO2 और अमोनिया ऐड करते हैं ताकि वहाँ से जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हट जाए, या फिर ये डबल बॉन्ड को बनाते हैं, मतलब इन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं ताकि वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाए. नेक्स्ट इज आइसोमरेसिस. आइसोमरेसिस एंजाइम कैटलाइज द स्ट्रक्चरल शिफ्ट, क्योंकि आइसोमराइजेशन क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर द सेम मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आ रहे हैं, जो शेप में या स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं एंजाइम आइसोमरेसिस की वजह से. नेक्स्ट लाइगेजेस एंजाइम्स आर नोन टू चार्ज द कैटालिसिस ऑफ अ लाइगेशन प्रोसेस. तो लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो ये बेसिकली कैटलाइज कर रहे हैं लाइगेशन प्रोसेसेस को. So the enzyme commission of IUB मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट ने ये कैटेगरी निकाली थी. उन्होंने एंजाइम को क्लासीफाई करा है 6 कैटेगरीज में. द फर्स्ट वन अगेन ऑक्सीडोरिडक्टेज. ये कौन से रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को. ऑक्सीडेजेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और या फिर वो डिहाइड्रोजनेसिस भी हो सकते हैं, मतलब कि वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है. इसके एग्जांपल हो गए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. द नेक्स्ट वन ट्रांसफरेजेस. ट्रांसफर अ फंक्शनली इंपॉर्टेंट ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू. Transaminases transfer amino groups making new amino acids.
इसके एग्जाम्पल है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस, काइनेसिस जो ट्रांसफ़र करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है हेक्सोकाइनेसिस जो आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हो। जो ट्रांसफरेसिस बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो अमीनो ग्रुप को करेंगे तो ट्रांसएमिनेस, वो फॉस्फेट ग्रुप को करेंगे तो सिंपली काइनेसिस। एग्जाम्पल हो गया एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस और हेक्सोकाइनेस। नेक्स्ट कैटेगरी इज हाइड्रोलाइसिस, स्प्लिट मॉलिक्यूल्स इनटू टू बाय द एक्शन ऑफ वाटर। तो ये भी लाइसिस कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द एडिशन ऑफ वाटर। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी में हैं वो सारे हाइड्रोलाइसिस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो अमाइलेज हो, पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो। दीज रिएक्शंस अकर इन द गट एंड ट्रांसफॉर्म। तो हमने पढ़ा हुआ है डाइजेशन के बारे में, तो डाइजेशन के टाइम में जितने भी कैटालिटिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे हाइड्रोलाइसिस से हो रहे हैं। Phosphatases is another example which remove phosphate group from organic molecule by hydrolysis. Now the next category is lysis. Lysis कहते हैं add or remove groups of without involving water. Carboxylasis is a common example. ये या तो CO2 को add करते हैं। वन एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलेज जो कि CO2 ऐड कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल डी कार्बोक्सिलेज, अनदर कैटेगरी हम बोल सकते हैं जो CO2 को रिमूव कर रहे हैं। सो द एग्जाम्पल इज राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड अनदर एग्जाम्पल इज पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट कैटेगरी आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन करते हैं, कन्वर्ट वन आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड इनटू डिफरेंट आइसोमर। एग्जाम्पल म्यूटेसेस जैसे कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। नेक्स्ट ligases ज्वाइन करता है, लिंक टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी के एक्सपेंस पे, और इनको कॉमनली बोला जाता है सिंथेटेसिस। एग्जाम्पल अमीनो असाइल सिंथेटेस। सो बेसिकली देर आर टू सिमिलर वर्ड्स, एक सिंथेटेसिस एंड एक सिंथेसिस। सिंथेटेसिस वर्ड हम यूज़ करते हैं अगर लाइगेशन हो रहा है, लाइगेसिस का प्रोसेस हो रहा है इन्वॉल्विंग एटीपी का एनर्जी का यूज़ करके लाइगेशन हो रहा है तो वो सिंथेटेसिस। अगर एटीपी का एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा तो दैट इज सिंपली सिंथेसिस। सो दिस इज़ अ शॉर्ट व्यू जो एटलीस्ट आपको इतना तो लर्न करना है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज, देन ट्रांसफरेज एंड हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेसेस एंड इनका एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हेक्सोकाइनेज, अमाइलेज, लाइसिस का एग्जाम्पल डी कार्बोक्सिलेज या कार्बोक्सिलेज। आइसोमरेज का म्यूटेसिस होते हैं विच इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। लाइगेसेस में अमीनो असाइल सिंथेटेसिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिवेशन एनर्जी। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि एंजाइम बेसिकली काम कैसे करते हैं। एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑल द केमिकल रिएक्शन इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम हैव एन एनर्जी बैरियर विच प्रिवेंट्स रिएक्शन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एन अनकंट्रोल्ड एंड स्पॉन्टेनियस मैनर। जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी मिलने के बाद ही वो रिएक्शन होगा। सो एनर्जी बैरियर जो है ये उसको लोअर करते हैं, ये उसी रिएक्शन को ज़्यादा एनर्जी की जगह कम एनर्जी में प्रोसीड करवा देते हैं। which prevents reaction from proceeding in an uncontrolled and spontaneous manner. The input of energy required to break this energy barrier or to start a reaction is called activation energy. तो जितनी मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है, सपोज ये एक यहाँ पे एक रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा है, दिस इज एनर्जी एंड दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे जो कर्व है दैट मीन्स वो हमें यहाँ से स्टार्ट करके इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो एंजाइम यूज़ करने से क्या होगा, एंजाइम यूज़ करने से वही रिएक्शन कम एनर्जी में भी हो जाएगा। तो रादर देन वो जो हमें इतनी एनर्जी चाहिए थी, ये इतना जो एनर्जी बैरियर है वो रिड्यूस हो गया। इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच एनहांस द केमिकल रिएक्शंस by lowering the activation energy and help the reaction to occur at an appropriate rate appropriate to the needs of the cell. The enzymes speed up the reaction by lowering activation energy. Enzymes combine with different type of substrates in such a way that they reduce the amount of energy required for a particular reaction. So in a nutshell, activation energy क्या है, minimum energy which is required to proceed a reaction, और enzyme क्या कर रहे हैं, उस activation energy को lower कर रहे हैं। Next, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम काम कैसे करते हैं। द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी व्यूड एज थ्री स्टेजेस। फर्स्ट, द एंजाइम बाइंड टू द सबस्ट्रेट फॉलोड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच फाइनली ऑल्टर्स द सबस्ट्रेट एंड फॉर्म्स द प्रोडक्ट। तो पहले एंजाइम है वो बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, और क्या बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सबस्ट्रेट में चेंजेस आते हैं और ये क्या बन जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट बन जाता है, और लेटर ऑन एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग रिलीज हो जाते हैं।
So the enzyme first binds to the substrate, followed by formation of enzyme substrate complex, which finally alters the substrate and forms product. The events in enzyme catalyzed reactions are represented by this equation. Enzymes speed up the reaction by lowering its activation energy. Enzyme has a specific region on their surface to which substrate binds and catalysis take place. This region is called active site of the enzyme. The enzyme recognizes and binds the substrate to its active site. Enzyme क्या करता है, substrate को recognize करता है और वो उसकी specific active site से substrate आके bind कर देता है and forms an activated enzyme substrate complex. और फिर क्या बन जाता है, enzyme substrate complex बन जाता है. The enzyme act upon the specific bonds within the substrate, resulting in the formation of the product. अब substrate के कुछ chemical bonds को enzyme alter करता है, या enzyme के presence में जो substrate के chemical bonds हैं वो alter होते हैं and finally substrate change हो जाता है product में. Thus enzyme lowers the energy barrier and allow the organism to carry out reactions at faster rate. An enzyme lowers the energy barrier, that is activation energy, of both forward and reverse reaction to the same extent. It does not alter a reaction's equilibrium state. ये reaction के equilibrium को disturb नहीं करता, ये सिर्फ speed of reaction को increase करता है. Furthermore, since a catalyst such as an enzyme is not permanently changed by participation in a reaction, it comes out exactly as it started. After product बनेगा, product बनने के बाद enzyme product अलग हो जाएंगे, product release हो जाएगा और enzyme as it is जो है हमें वापस मिल जाएगा, which is ready to catalyze the another reaction again. नेक्स्ट, enzyme specificity. हमने characteristics में पढ़ा था enzymes are very specific in their nature. आपने classification भी पढ़ ली कि कुछ enzyme जो है वो सिर्फ oxidoreductase मतलब oxidation या reduction ही कराते हैं, कुछ सिर्फ hydrolases होते हैं जो hydrolation कराते हैं, कुछ lyses होते हैं, कुछ ligation. तो ये जो enzymes है वो बहुत ज़्यादा specific होते हैं. One of the most significant features of enzyme is their specificity with respect to the nature of reaction they catalyze. एंड ऑल्सो इन द एक्चुअल रिएक्टेंट कि उनका सबस्ट्रेट कौन सा है, वो सिर्फ इसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे. जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही है. Enzymes are highly specific with respect to the nature of reaction as well as their substrate. Enzyme substrate specificity has been explained by Lock and Key and induced hypothesis. So there are two theories which explain कि how enzyme and substrate binds and how the substrate changes to product. Reaction by the enzymes are facilitated on the basis of proximity and orientation of side chain of the substrate and enzyme. तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं और प्रोटीनेशियस में भी वो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो 3D स्ट्रक्चर्स में जो पूरी बैकबोन है वो तो एक्सपोज नहीं है, वो सबस्ट्रेट के एक्सपोजर में नहीं आ रही. तो मेन जो इन्वॉल्व जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है वो इन्वॉल्व हो रही है साइड चेन ऑफ एंजाइम और साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट. बेसिकली इस तरह से ओरिएंट होती हैं, इस तरह से पार्टिसिपेट होती हैं कि वो रिएक्शन कंटिन्यू करती हैं. सो अगेन रिएक्शंस बाय द एंजाइम्स आर फैसिलिटेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी कि किस हिसाब से वो लाइन में कितने क्लोज हैं एंड ओरिएंटेशन ऑफ द साइड चेन्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. Acid basis catalysis by side chain of charged amino acid of active site and by covalent interaction between enzymes and substrate. तो साइड चेन आपस में मिलकर क्या कर रही है, साइड चेन में या तो एसिड बेसिस कैटालिसिस हो रही है या फिर कोवलेंट इंटरैक्शंस हो रही हैं. तो बेसिकली साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट एंड साइड चेन ऑफ एंजाइम पार्टिसिपेट या रिएक्ट विद ईच अदर एंड द रिएक्शन द इंटरैक्शंस कैन बी कोवलेंट और इट कैन बी एसिड बेसिस कैटालिसिस. आपने ये दोनों टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे +2 केमिस्ट्री में, बट एट प्रेजेंट LSE में वी नीड नॉट टू डू दिस थिंग. एंजाइम स्पेसिफिसिटी को या एंजाइम किस तरीके से काम कर रहे हैं इसको दो थ्योरीज पे एक्सप्लेन करा जा सकता है. फर्स्ट इज लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड इज इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस. M.L. Fisher in 1984 put forward the lock and key hypothesis. According to this hypothesis, the substrate molecule fit into the active site of enzyme like a key fits into the lock. जैसे एक की एक लॉक के लिए स्पेसिफिक है कि एक ही टाइप की एक ही शेप या उसकी जो ओरिएंटेशन होती है उसी टाइप की लॉक के अंदर फिट होके उसको ओपन कर सकती है या उसको लॉक कर सकती है. उसी तरह एक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होती है. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट ES कॉम्प्लेक्सेस मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस विच ब्रेक डाउन इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट. तो इससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. लेटर ऑन एंजाइम और प्रोडक्ट जब बन जाता है तो एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो वो एंजाइम से अलग हो जाता है. The enzyme substrate complex can be isolated from enzymes. The enzyme substrate complex can be isolated from the enzymes that work slowly, thus giving the direct evidence for the formation of ES complex.
जब भी एक स्लो रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसमें हम एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को निकाल के इस चीज़ को स्टडी करा गया है कि हाँ ये आपस में एक दूसरे से कितनी स्पेसिफिकली बाइंड होते हैं. Although lock and key model account for much of the enzyme substrate specificity, certain observations about enzyme behavior cannot be explained by this model. यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी जा रही है कि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. सबस्ट्रेट की साइड चेन, सबस्ट्रेट की शेप जो है वो एक्टिव साइट की शेप और ओरिएंटेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसीलिए वो दोनों कंबाइन होकर ES कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. बट स्टिल इसकी थोड़ी शॉर्टकमिंग है क्योंकि वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो ये थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही. Induced fit hypothesis. In 1960, Daniel Koshland proposed the induced fit hypothesis, according to which the active site of the enzyme does not initially exist in a shape complementary to the substrate but is induced. क्योंकि इसका नाम ही induced fit है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो सबस्ट्रेट होता है उसकी एग्जैक्टली वैसी शेप नहीं होती जैसे एक्टिव साइट की है, लेकिन जैसे ही वो बाइंड होते हैं, जैसे ही वो एक प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, तो इन सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम को इंड्यूस कर देता है और उसकी शेप वैसी ही ले लेता है जैसे एक्टिव साइट में होती. डज नॉट इनिशियली एग्जिस्ट इन द शेप complementary to the substrate but is induced by the substrate to assume the complementary shape to bind the substrate molecule. Active site of an enzyme is thus regarded flexible in nature. इस theory के हिसाब से active site जो है वो flexible है. However, some are adequately explained by lock and key model. काफ़ी सारी जगहों पे lock and key model बिल्कुल वैलिड माना जाता है, बिल्कुल रिजिड माना जाता है कि हाँ जो एक्टिव साइट है वो पहले से ही फिक्स्ड है, पहले से ही वो स्पेसिफिक है और वो एक ही टाइप के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगी. लेकिन दूसरी थ्योरी कई कई जगहों पे हम लॉक एंड की यूज़ नहीं कर पाते, तो वहाँ पे इंड्यूस फिट वाली वैलिड मानी जाती है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के हिसाब से अपनी शेप को कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कर लेता है. So the main difference between induced fit and lock and key model is that induced fit model, the active site of enzyme does not completely fit into the substrate, वो बाद में जाके चेंज होती है. बट वेयर एज इन लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट. वो ऑलरेडी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट की साइट के कॉम्प्लीमेंट्री है. सो हियर इज अ डायग्राम. फर्स्ट वन ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों की अगर आप यहाँ पे शेप देखो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. नाउ दिस इज द अदर वन, दिस वन इज इंड्यूस्ड फिट. यहाँ पे सबस्ट्रेट की जो शेप है और ये जो एक्टिव साइट की जो शेप है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन सबस्ट्रेट की प्रॉक्सिमिटी में आने पे एक्टिव साइट अपनी शेप चेंज करके इसके साथ बाइंड करके ES कॉम्प्लेक्स बना देगी. और यू कैन सी कि यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट रिलीज हो गया. दिस वाज लॉक एंड की मॉडल. और अगर हम बात करें इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट की जो शेप है वो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, लेकिन व्हेन सबस्ट्रेट कम्स इन प्रॉक्सिमिटी और इसके साथ बाइंड करता है तो एंजाइम की एक्टिव साइट बीइंग फ्लेक्सिबल अपनी शेप चेंज कर लेती है. बट आफ्टर द प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड द प्रोडक्ट इज रिलीज द एंजाइम की एक्टिव साइट रीगेन इट्स एक्चुअल शेप. So next is about molecular basis of enzyme action. The molecular basis of enzyme action depends on the 3D structure of enzyme. The making and breaking of chemical bonds by an enzyme in a reaction are preceded by the formation of enzyme substrate complex. तो बेसिकली एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. जितने भी केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे या ब्रेक होंगे वो बनेंगे या ब्रेक होंगे कब? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद. द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एक्टिव साइट. The properties and position of side chain of the enzyme exposed to the active sites determine which substrate will do it. The specific amino acid side chain at the active site are not necessarily close to each other in a linear chain protein. Folding of protein chain, however, brings these groups closer. तो बेसिकली यहाँ पे ये बताना है कि लीनियर चेन क्यों ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है. हम प्रोटीन लीनियर चेन में अगर होगा तो वो एंजाइम फंक्शनल एंजाइम क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन में उसकी अगर लीनियर चेन होगा तो उसकी साइड चेन जो है वो थोड़ी दूर दूर होंगी, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है तो 3D स्ट्रक्चर में आने के बाद उसकी साइड चेन जो है वो एक दूसरे के विसिनिटी में आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. सो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड कर जाते हैं तो उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, स्पेसिफिकली इन देयर साइड चेन, उनके साइड चेन में स्पेसिफिक अमीनो एसिड साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट में. सो व्हेन एन एंजाइम इज डीनेचर्ड, अगर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है बेसिकली हाई टेम्परेचर की वजह से, द नेटिव 3D स्ट्रक्चर इज डिस्टर्बेड. अमीनो एसिड साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट अनफोल्ड एंड सेपरेट फ्रॉम द साइट. अगर एंजाइम हाई टेम्परेचर की वजह से या हाई pH की वजह से डीनेचर हो गया तो उसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा. एंजाइम प्रोटीन है वो ओपन होकर लीनियर हो जाएगा, साइड चेन दूर दूर हो जाएंगी और तब वो एक्टिव साइट अपना काम नहीं कर पाएगी.
This prevents their participation in a chemical reaction, thus inactivating the enzyme. Enzyme inactivation is also caused when only a functional side group is displaced by substituted in an enzyme. ऐसा भी हो सकता है कि साइड चेन का कोई एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप अगर रिमूव हो जाए या फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाए, कोई और फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे आ जाए, तब भी उसकी स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है और द एंजाइम विल नॉट कैटलाइज द सेम रिएक्शन. So mechanism of treat and the active site of enzyme contributing to lowering of activation energy can be generalized as follows. हमें ये पता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है. बाइंड करने के बाद मेन जो पर्पस है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना. नाउ हाउ दिस हैपेंस. First, the binding of reacting molecules with each other bring them in close proximity, thus increases the chance of reaction. जब ये आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तो एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ सकते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. The substrate are bound to enzyme in such a manner that formation of several type of temporary non-covalent bonds between them force a distribution of charges within substrate. This redistribution imposes a strain on specific covalent bonds in the substrate, resulting in the breaking of bond. जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके बाइंड होता है तो उनके साइड चेन के बीच में कुछ कोवलेंट या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो सकते हैं, या फिर हम कहते हैं सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज होनी शुरू होती है. एंड धीरे धीरे करके वो बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज होती है. सबस्ट्रेट काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स के बाद द फाइनल थिंग विच इज फॉर्म इज द प्रोडक्ट. दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोसेस, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बॉन्ड्स जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ये सब स्ट्रेन, ये सारी रीडिस्ट्रीब्यूशन किस में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट में. हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एक्टिव साइड टू क्रिएट अ वाटर फ्री जोन सो दैट नॉन पोलर ग्रुप्स रिएक्ट मोर इजीली. अगर साइड चेन में या अगर एंजाइम में कोई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, जो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आते या वाटर के कांटेक्ट में रिएक्ट नहीं करते, तो वहाँ पे एक वाटर फ्री जोन बन जाएगा. वाटर फ्री जोन बनने के बाद दे विल रिएक्ट इजीली. Acidic and basic amino acids in the active site of enzyme transfer proton to and from the reactants for catalysis of reaction. हमने यहाँ पे एक नाम पढ़ा था acid basis catalysis, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एसिड बेसिस कैटालिसिस. तो एसिड बेसिस कैटालिसिस यही है कि साइड चेन में कभी कभी कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं. तो एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के साइड चेन में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से कैटालिसिस होती है. सो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म. Enzyme react with the substrate to form transient high energy unstable covalently linked enzyme substrate complex which undergoes further reactions to form product. तो बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक अनस्टेबल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है. अनस्टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर वो स्टेबल होता तो उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती और वो रिएक्शन नहीं रुक जाता. सबस्ट्रेट कई सारी केमिकल रिएक्शन से गो थ्रू कर रहे हैं ड्यू टू देयर साइड चेन एक्टिविटीज़, और फर्दर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विच आर रिलीज फ्रॉम द एंजाइम. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंजाइम काम कैसे करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कैसे करते हैं. एंजाइम स्पेसिफिसिटी को कौन सी दो थ्योरीज एक्सप्लेन कर सकती हैं, लॉक-इन की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम. जो टाइप ऑफ एंजाइम्स है हमने, या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद को फैक्टर्स कि एंजाइम के साथ ऐसी कौन सी चीज़ लिंक्ड होती हैं जो उसको हेल्प करती हैं. सो को फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम, माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस, एंजाइम काइनेटिक्स एंड एलोस्टेरिक एंजाइम्स. सो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल. आपको ये वीडियो समझ में आई, इट हेल्प्स यू. प्लीज़ ट्राई टू read the notes from the book or from the video. You can take this screenshot. If you have any doubt, you can put that on my Gmail or you can put that in the comment box. Thank you for watching the video.